नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं? आशा है कि आप अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपने जेपी यूपी पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। और एक ध्यान रहे कि आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास, और उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश का इतिहास जो पढ़ने जा रहे हैं वो सभी के लिए काम आने वाला है। चाहे आप यूपीपी दे रहे होंगे, चाहे आप होमगार्ड दे रहे हो, यहाँ तक कि आप यूपी पीसीएस का भी एग्जाम देंगे, उसमें पूरा का पूरा काम होने वाला है। कि ऐसा बनाया जा रहा है, ऐसा पढ़ाया जा रहा है। तो ध्यान रहे। चलिए, आज का जो सेशन है हमारा उत्तर प्रदेश का इतिहास। क्लास कैसी है, वीडियो कैसी जा रही है? चौथी वीडियो जा रही है, चौथी वीडियो जा रही है, ठीक है ना। तो चलते हैं सिर्फ हम लोग अपने क्लास पे। उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश के इतिहास की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश को कभी इस महादेश का क्या नाम है, मध्य देश के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को कभी कभी ये देश था और कभी ये राज्य बना, कभी ये जिला बना। तो कुल मिलाकर के जैसे जैसे जनसंख्या हुआ करती थी वैसे वैसे यह देश और वैसे वैसे ये क्षेत्र बढ़ता गया और बढ़ता गया। आज हमारा उत्तर प्रदेश एक राज्य बन के रह गया है। लेकिन आप जानते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है। भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है। लगभग पूरे भारत की 7.33% जनसंख्या रहती है। अगर हम इसे देश बना दे तो यह हमें लगता है कि यह चौथे स्थान पे आ जाएगा, है कि 5वें स्थान पे आ जाएगा पूरी दुनिया में। तो ये ऐसा है। और यहाँ भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या होने के नाते यहाँ की लोकसभा भी ज्यादा है, लोकसभा की सीटें भी बहुत ज्यादा है, और राज्यसभा की सीटें भी बहुत ज्यादा है, और यहाँ तक कि विधानसभा की सीटें भी बहुत ज्यादा यहाँ पर है। तो आइए हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? तो उत्तर प्रदेश के इतिहास को डियर हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। देखिए, प्राचीन इतिहास। प्राचीन का मतलब होता है एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री का मतलब है कि प्राचीन मतलब वो पुरानी, वह काल जो हमारे पाषाण काल से चले आ रहे हैं, पत्थरों के काल से चले आ रहे हैं, वह काल। और पाषाण काल से आते आ रहे हैं या पत्थरों के काल से आते आते हम लोग उस समय तक जाएंगे जहां तक भारत का प्राचीन इतिहास का एंडिंग, यानी कि कह सकते हैं कि गुप्त वंश तक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो याद रहेगा। तो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास वही है, वहां शुरुआत होता है जहां से अरबों का आक्रमण होता है, और मुगल बादशाह का औरंगजेब के मरने के बाद अगर देखा जाए तो आधुनिक भारत में प्रवेश कर जाता है। वो ये बात नहीं है कि औरंगजेब के मरने के बाद उसके सब वंशज खत्म हो चुके, नहीं, और भी लोग थे, लेकिन अयोग्य होने के नाते कहा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में आधुनिक भारत का इतिहास शुरुआत होती है। चलिए, और आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत बात यदि हम लोग करें तो आधुनिक जो भारत हमारा है वह तभी से लेकर के और आज तक क्या है कि आधुनिक भारत में हम लोग चल रहे हैं। तो आइए हम सभी के बारे में देखेंगे, सभी के बारे में पढ़ेंगे, सभी के बारे में देखेंगे, सभी के बारे में पढ़ेंगे दोस्त। चलिए, तो ध्यान रखिएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल के समय को इस है ना कि स्थले। तो प्राग ऐतिहासिक काल की जो स्थल की बात करेंगे तो कहता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में बेलन घाटी, क्या है ना, बेलन घाटी से प्राप्त चापर चैंपिंग बेपूल संस्कृति, यानी कि कह सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल का जो समय आएगा, प्राग ऐतिहासिक पीछे की बात थोड़ा सा और समझा दूं तो मैंने कहा कि प्राचीन काल में हम लोग पहला नंबर ध्यान देंगे तो प्राग ऐतिहासिक काल है। प्राग ऐतिहासिक काल में अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमें बेलन घाटी कहाँ पर, तो कहेंगे कि बेलन घाटी आपका इलाहाबाद का क्षेत्र है, और यहाँ पे मिलता हमें चापर पैमिंग बेल पुल संस्कृति से प्राप्त होती है। और प्राग ऐतिहासिक काल पाषाण काल का समय है। पाषाण मतलब पत्थरों का काल का है। इसे 3 भागों में बांटते हैं। देखिए, इसे 3 भागों में बांटने का प्रयास करेंगे तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। देखिए, पूरा पाषाण काल सबसे ज्यादा समय तक चला है, सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला कौन है? पूरा पाषाण काल है, ठीक ना। उसके बाद आप देखेंगे कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल आता है, ध्यान रहे। तो अब बात करेंगे कि पूरा पाषाण, पहले यहां से हम लोग समझ लेंगे कि ये तीनों के बारे में यदि बातें करें तो जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है, क्या नाम है, माफ करिएगा, जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है उस पाषाण काल के समय में हमने देखा कि पूरा पाषाण काल में, तो पूरा पाषाण काल में हमने देखा कि बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग यहाँ शुरू करेंगे मध्यकाल से, क्योंकि इसमें जो कुछ पाया ही नहीं गया है। केवल आप देखेंगे कि जो बेलन घाटी है यह पूरा पाषाण काल में पाया जाता है। किस काल में? पूरा पाषाण काल में पाया जाता है।
अब यह ध्यान रखिएगा कि मध्य पाषाण काल की जो स्थल है, मध्य पाषाण काल की जो स्थल है, इसमें क्या क्या पाया गया है? तो देखिए लेखिया में पाया गया है, चौपा निमांडो, और क्या है कि महदहा और सराय नहर राय, क्या नाम, और दमदमा। कहने का ये मतलब है कि मध्य पाषाण काल की वे स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो कौन कौन पाए जाते हैं? लेखिया, चौपा निमांडो, महदहा और सराय नहर राय और दमदमा। अब बात आती है कि आखिर ये सब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो याद मिलेगा कि यह क्षेत्र आपको विंध्य में पाया जाएगा। कहाँ में पाया जाएगा? विंध्य का क्षेत्र। आप देखेंगे कि ये जो इलाका आपको दिखाई देता है, यह विंध्य क्षेत्र, क्या नाम है, ये विंध्य क्षेत्र का है। तो यह जो इलाका है कि यहाँ पे देखेंगे कि लोही, ठीक है। और चौपा निमांडो की यदि हम लोग बातें करें तो ये प्रयागराज में, कहाँ पर है? तो यह है आपका प्रयागराज में है, आगे दिखेगा भी। और जो मदहा की यदि हम लोग बात करें तो ये भी प्रयागराज में है। और सराय नहर की यदि हम लोग बातें करें तो ये भी क्या है? प्रतापगढ़ में है। क्या नाम है? यह प्रतापगढ़ में है। और ये दमदमा भी कहाँ है? आपका प्रतापगढ़ में है। आइए पूरा डिटेल यहाँ से हम लोग देखेंगे कि लेखिया विंध्य के क्षेत्र में यहाँ से 17 मानव कंकाल मिले हैं। जो लेखिया है यह क्षेत्र कहाँ है? विंध्य क्षेत्र में पाया जाता है। और यहाँ से जो 17 मानव के जो कंकाल मिले ना, वो 17 मानव के कंकाल मिले हैं। अच्छा, दूसरी बात कहता है कि चौपा निमांडो जो है प्रयागराज में, यहाँ से खोपड़ी तथा हाथ से बने मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं मृद भांड कहते हैं। और सराय नहर राय का जो क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है? तो कहेंगे सर प्रतापगढ़ में पड़ता है। और यहाँ से 11 सवाधान, सवाधान का मतलब होता है जो 100 को जलाते नहीं थे। दमदमा से देखा जाए तो दमदमा क्षेत्र जो है प्रतापगढ़ में मिलता है। और यहाँ से 41 मानव समाधान पाए जाते हैं। कितने हैं? 41 मानव समाधान खुदाई में पाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका पाषाण। अब बात करेंगे हम लोग नव पाषाण काल के बारे में। तो नव पाषाण काल की जो स्थल उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है? तो एक ध्यान रखेंगे, कोल्डिहवा, क्या नाम है? कोल्डिहवा है। और क्या है? मगहड़ा है और पंचू है। तो जो कोल्डिहवा है वो कहाँ है? तो प्रयागराज में है। और ये प्रयागराज, तीनों के तीनों जो प्रयागराज में है। प्रश्न ये बनता है कि मैप पे देखेंगे कि प्रयागराज है कहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा कि आपका प्रयागराज का क्षेत्र है। क्या नाम है? प्रयागराज का क्षेत्र। प्रयागराज के दक्षिण में अगर देखा जाए तो एमपी का इलाका है। क्या नाम है? एमपी का क्षेत्र है। और उसके पूर्व में मिर्जापुर है, मिर्जापुर में रविदास नगर है, संत रविदास नगर है। जौनपुर दिखाई देगा, प्रताप नगर और प्रतापगढ़ और कौशाम्बी तथा इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्षेत्र, ठीक है। चलिए, नव पाषाण की जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पाई जाती है? ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको बताया कि जो कोल्डिहवा नामक जो स्थान है, उस कोल्डिहवा स्थान वो कहाँ है? तो आपका प्रयागराज में। और प्रयागराज में देखेंगे तो यहाँ से ताम्र एवं लव युगीन सांस्कृतिक मिली है। यही से धान की फसलें दूसरी प्राचीनतम साक्ष्य मिले। ध्यान रखिएगा कि तब प्राचीन सबसे पहला कहाँ पे मिला हुआ है भारत में, है कि नहीं? कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में दूसरा पाया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब मगहड़ा कहाँ पर है? तो कहेंगे प्रतापगढ़ में है, ठीक। और पंचू क्या है? प्रयागराज में है, आप प्रयागराज में है। और ये भी दोनों प्रयाग। तो मगहड़ा और पंचू से कुल्हाड़ी और हथौड़े पाए गए हैं, क्या है? तथा बसुला का नाम सुनेंगे, जो लोग काम करते हैं वो क्या नाम बोलते, लकड़ी का काम, वो बसुला। तो कुछ कहने का ये मतलब है कि लोग शिल्पकार भी लोग हुआ करते थे हमारे लोग यहाँ के। तो प्राचीन समय में ऐसी ऐसी वस्तुएं पाई जाती हैं खुदाई के दौरान में, ठीक है ना, खुदाई के दौरान में। तो ये क्षेत्र हमने बताया कि नव पाषाण काल के जो समय है वो उत्तर प्रदेश में ये 3 चीज आपको दिखाई देने वाले, वो स्थान आपको दिखाई देने वाले हैं, राइट ना। चलिए, अब एक बात है कि ये खत्म हो गया और देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि वह प्राचीन काल से हम लोग अब थोड़ा सा नए में आएंगे। तो नए के दौर अगर देखा जाएगा तो ध्यान रहे बात है आपको कि यहाँ पे 2 भागों में इसको हम बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला आप जानते हैं कि यहाँ पे आएगा, इसे हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। इसी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता, सैंधो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, है ना, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो एक इसके कई नाम है, इंडस या सिंधु, दोनों नाम एक ही। अंग्रेजी में इंडस कहते हैं, हिंदी में सिंधु कहते हैं। देखिए, सिंधु नदी के पास आसपास के क्षेत्र में जो विकसित हुए थे, हमारी समाज विकसित हुआ था, जो हमारा क्या बोलते हैं सभ्यता विकसित हुई, इसलिए उसे ही सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो यह हम लोगों ने जो इतिहासकार निकलेगा यहाँ पे देखा जाएगा तो एक सिंधु सभ्यता को हम लोग ध्यान रखेंगे। और उसके बाद देखेंगे सिंधु सभ्यता के बाद एक और
काल आता है, एक और सभ्यता आती है, संस्कृति आती है, इसे कहते हैं हम लोग वैदिक काल। तो वैदिक काल को भी ध्यान देंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख हड़प्पा स्थल, यानी कि हड़प्पा जो संस्कृति है, हड़प्पा सभ्यता उस दौर में, हालांकि कहा जाता है कि वह सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पे, लेकिन यहाँ तक भी फैल चुकी थी जो भारत में था। और भारत में फैलने के बाद देखा जाएगा तो कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश में था। सॉरी, कहने का ये मतलब है कि जो फैली हुई थी भारत में, वह उत्तर प्रदेश के भी किस क्षेत्र कहाँ कहाँ पे था, ये हमारा कहने का मतलब है। तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि जो क्षेत्र था हड़प्पा का, उसी के एक है आपका आलमगीर। और आलमगीर आप जानते हैं कि वो मेरठ जिला में है। और आप जानते हैं कि मेरठ जिला आपको दिखाई यहाँ पे देने जा रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं आज का क्या नाम है, ये रहा आपका, है ना। तो ये रहा आपका, है कि नहीं है। तो यहाँ पे था। उसके बाद आप देखेंगे कि हुलास, क्या नाम है, ये हुलास। ये बात आती है कि आखिर ये हुलास क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है कि नहीं है। तो जो आप देखेंगे कि जो हुलास नाम का है वो मुजफ्फरनगर में है। कहाँ पे है, आप देखेंगे कि मुजफ्फरनगर में है। तो यहाँ पे है ना, तो कहाँ गया, हाँ, तो ये आप देखेंगे, ध्यान रखिएगा कि मुजफ्फरनगर है। और यहीं पे आप देखेंगे कि मंडी नहीं है, मांडी है। थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई डियर, ध्यान रखिएगा, इसको मांडी होता है, ठीक है ना, ये मांडी होता है ना। कहीं कहीं पे जो मांडा का नाम लेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर में दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको मांडी है। और यदि हम लोग मांडी की यदि बातें करें तो आपको दिखाई देगा, क्या नाम है वहां पे, ये आपका जगह का नाम है, ठीक है ना, जो सहारनपुर का जो इलाका है। सोथी कहाँ पर है, तो कहेंगे ये बागपत का क्षेत्र है। कहाँ पे, बागपत में पाया जाता है। इसका पूरा डिटेल आपको यहाँ दे देता हूँ। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख स्थल है आलमगीर, मेरठ जिला में रहता है। यमुना नदी के सहायक नदी एक हिंडन नदी है और इसी के बाएं तट पर यह स्थित था। हुलास सहारनपुर में स्थित है। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से क्या मिले हैं, गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मांडी जो जगह है, फिर मांडी हो गया, ठीक है ना। चलिए, है ना। तो ये क्या है कि मुजफ्फरनगर में यहाँ से सोने चांदी के एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ से एक मिस्टेक है, इसको देख रहे मैं सही करूं ताकि आप पीडीएफ जाए, आपको दिक्कत ना हो। गहने, ठीक है ना। यहाँ से इतना पता चलता है कि मुजफ्फरनगर से ऐसा उस समय का हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो समय थी, उस समय के इतने ज्यादा गहने मिले थे कि वहाँ के जो लोग, स्थानीय लोग थे, वहाँ से खुदाई करके लेके चले गए। हालांकि सरकार कुछ कर नहीं पाई क्योंकि सभी लोगों ने चोरी कर लिया, लेके चले गए, क्योंकि वहाँ का इलाका था इसलिए वो ले चले गए। तो ये मुजफ्फरनगर का जो क्षेत्र है, हड़प्पा सभ्यता का जो समय था, यहाँ से बहुत सारे गहने जो था उस वक्त का, ले करके क्या है कि अपने घर घर लेके चले गए थे। और ये सबसे ऐतिहासिक बात रही। उसके बाद सोथी कहाँ पड़ेगा, तो कहेंगे बागपत जिला में है सर, बागपत जिला में है, ठीक है ना। जल्दी का सर, जल्दी है का, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा रोमांच लीजिए। अब भी अगली बात है, अब देखेंगे एक बात है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का वह क्षेत्र जो कुछ अन्य भी हैं और जहां से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, रेयर केस में पूछे जाते हैं, लेकिन हमें बताना है ये। हालांकि आपके यूपीपी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यूपी पीसीएस में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि बड़े एग्जाम में लेकर के ध्यान रखिएगा। तो क्या है कि बड़ा गाँव सहारनपुर में पड़ता है। बड़ा गाँव कहाँ पे है, सहारनपुर में, जो आपको देखेंगे कि सहारनपुर का इलाका यहाँ पे है, ठीक है। सिनौली क्या है, यह सिनौली है, जो आपका देखेंगे कि बागपत का क्षेत्र है। सोथी बागपत में आता है। अंबाखोरी ये सहारनपुर में है, ठीक है। नसीरपुर कहाँ पड़ेगा, तो कहेंगे कि ये भी सहारनपुर में पड़ेगा, ठीक है। मानरा कहाँ है, बुलंदशहर में है। क्या है, बुलंदशहर में, जानते हैं बुलंदशहर का दरवाजा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे कैराना, क्या नाम है, यहाँ शामिली में आपको दिखाई देगा। जो कैराना कहाँ पे, अभी हमारे क्या नाम है, चंद्रशेखर आजाद शायद कैराना से ही उठे थे, है कि नहीं है। तो याद रखिएगा, बड़े लोकप्रिय है हमारे चंद्रशेखर। तो ये रहा अन्य हड़प्पाई स्थल के उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। चले अब बात करेंगे कि तो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया यहां से लेकर के यहां तक। अब बात है कि हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया और हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल थे उत्तर प्रदेश में हमने आपको कवर कराया, याद रखिएगा। दूसरा हमने कहा कि वैदिक काल जो सभ्यता आती है, इसमें वैदिक काल का के समय का वो स्थल उत्तर प्रदेश में कौन कौन है, तो ये रहा आपके उत्तर प्रदेश के स्थल, जिसे कहते हैं कुरुक्षेत्र, जिसे आप कुरु का नाम जानते हैं। ये रहा पंचाल, काशी और कौशल, ठीक है ना। ये कभी ये महाजनपद भी जाकर के बनेंगे, लेकिन ये क्षेत्र रहा किस समय का, जो वैदिक। भारत में जब 1500 ईसा पूर्व में वैदिक लोग आते हैं, मध्य एशिया से जब लोग आएंगे यहाँ पे देखेंगे, तो वो लोग अपने
क्या बोलते हैं कि कबीला बना के रखेंगे, और एक कबीलाई लोग हैं, कबीला बना के रखेंगे, जो सबसे अच्छे कबीले, कई कबीला नाम है सुनेंगे, कुरु है, पंचाल है, पुरु है, भरत है। और जानते हैं कि उसी कबीला के नाम पे भारत का नाम पड़ता है, क्या नाम है? भरत। भरत राजा के दुष्यंत पुत्र के नाम सुने होंगे, कहानी रानी केतकी का भी कहानी सुने होंगे। खैर, तो ये सब चीजें यह था, तो बना के रहते थे, वो एक नगर बन गया। तो कुरु, पंचाल, ठीक है ना। हालांकि काशी बहुत दूर का है, लेकिन नाम आता है। एक कौशल, अयोध्या का क्षेत्र है, अयोध्या का क्षेत्र है, तो है ना। तो ये आपका ओवरऑल क्या है कि आपका आद्य ऐतिहासिक काल खत्म हो गया। और ये आपने देखिए तो पढ़ लिया। चले, उत्तर प्रदेश में महाजनपद, ध्यान रहे कि यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध के समय में अगर देखा जाए तो भगवान बुद्ध के समय में आप देखेंगे तो क्या नाम है कि अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भागवती सूत्र के अनुसार बताया जाता है कि पूरे भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। महाजनपद का मतलब ध्यान रखिएगा, जनपद का मतलब जिला, महाजनपद का मतलब राज्य। तो भारत में कुल मिलाकर के 16 महाजनपद या 16 राज्य हुआ करते थे। लेकिन 8 अकेले ऐसा उत्तर प्रदेश है, वहां पे 8 महाजनपद हुआ करते थे। और इसीलिए मैं कहा हूं कि कभी देश हुआ करता था, जो हमारा उत्तर प्रदेश इसे कहते थे मध्य देश। क्या कहते थे? मध्य देश। को कभी देश हुआ करता था, लेकिन जब सब एक सामूहिक हो गया तो क्या हो गया आज? क्या हो गया आज? राज्य के रूप में हो गया। आइए देखते हैं। चलिए, तो मैंने कहा ना कि बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में मुख्यतः भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें से 8 महाजनपद क्या थे? उत्तर प्रदेश में थे। तो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में कौन कौन थे? ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आपके उत्तर प्रदेश में काशी, और आप जानते हैं कि काशी वाराणसी का क्षेत्र है, यहाँ पे आपका वाराणसी दिखाई दे रहा है। और आप यदि कौशल की बातें करेंगे, तो फैजाबाद का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? फैजाबाद का क्षेत्र है। अगर मैं आपको वत्स की मैं बात करूं अगर, तो आप देखेंगे कि ये आपका प्रयागराज का इलाका है। क्या नाम है? प्रयागराज का क्षेत्र है। और कुरु की बातें करूं तो आपको दिल्ली का क्षेत्र आपको दिखाई देगा। क्या नाम है कि नहीं है? और शूरसेन की मैं बात यदि करूं तो आप देखेंगे कि जो शूरसेन है ये भी आपका उस क्या नाम है? मथुरा का इलाका है। क्या नाम है? मथुरा में पड़ता था। और आप जानते हैं कि जो पंचाल आपका दिखाई देगा, वह पंचाल क्षेत्र आपको कहाँ है? तो आप बरेली में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? बरेली में। बरेली में ध्यान रखिएगा, बरेली खंड से उत्तराखंड का सीमा लगती है। और जो मल्ल है, यहीं पे भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। चुंद नामक व्यक्ति ने क्या खिला दिया था उनको? सुरा माधव। क्या बोलते हैं? सुरा माधव। कुछ गधे कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने सुअर के मांस के खाने से क्या नाम की मृत्यु की, जो गलत बताते हैं। इतिहास में उनको बदनाम करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। उनके करने से कुछ होगा नहीं। बहुत सारी किताबों में आ गया है कि भगवान बुद्ध ने सुअर के मांस के खाने से क्या उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बहुत सारी किताब आपको मार्केट में आपको दिखाई भी देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से गलत चीज है, इस पर बिल्कुल बातें मत करिएगा। क्या था वो? एक प्रकार का वह क्या नाम बोलते हैं कि वह सब्जी होती है। और सब्जी आज का दौर में आप देखेंगे जिसे हम लोग मार्केट में बिकता भी है, ठीक है ना। तो जिसे हम लोग उसी को कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं? शुकर माधव, ठीक है ना। शुकर माधव खाने से भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहां से? इसी मल्ल में। और इसी मल्ल में सालवन बन के नीचे बुद्ध भगवान ने क्या अपना क्या है कि अपना प्राण को त्यागा, इसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। अगला है चेंदी। जो अगला है आपका है जो चेंदी है, वो आपका बांदा क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे? बांदा जिला में। और यह देखेंगे बुंदेलखंड का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का क्षेत्र है। आपसे प्रश्न कभी ये पूछा था कि बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के? तो कितने आते हैं भाई साहब? 7 जिले आते हैं। कौन कौन है? ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से लेकर के ये क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड का क्षेत्र है। तो 7 जिला अगर जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और एक जालौन भी है। क्या नाम है? जालौन भी है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से क्या करेंगे? 7 जिला आपको दिखाई देंगे बुंदेलखंड के। ठीक, आ गई है। अब ये पूरा डिटेल देते हैं कि उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद, ठीक है ना। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती और साकेत। इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। कौन कौन है? एक श्रावस्ती और साकेत। साकेत कहाँ है? अयोध्या में। कहाँ है? अयोध्या में। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, इसे प्रयागराज कहते हैं, और कौशाम्बी के समीप था। कुरुक्षेत्र इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली में आपको दिखाई देगा। सूरसेन मथुरा में। और पंचाल की राजधानी अही क्षेत्र जो बरेली में है। और कंपिल भी हुआ कर फर्रुखाबाद। आप जानते हैं कि फर्रुखाबाद में आलू का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश में आलू कहां से पाया जाता है? फर्रुखाबाद में। चले अगली बात करेंगे कुशीनगर। कुशीनगर और पावा। कुशीनगर में क्या है? पावा का क्षेत्र। देखिए पहले इसका नाम था कुशीनारा। क्या था? कुशीनारा। और कुशीनारा के बाद क्या बना? कुशीनगर बन गया, ठीक है ना। तो
दूसरी बात है कि पावा देवरिया जिला में पड़ता है, जो बस्ती का क्षेत्र है। क्या नाम है? बस्ती का। और ध्यान रखिएगा ये गोरखपुर सिद्धार्थनगर, मतलब कहना कहीं है कि जो पावा क्षेत्र वो कहाँ कहाँ मिलता है, तो देवरिया जिला, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जैसे स्थान में आपको दिखाई देने वाला। 8वें नंबर पे आपको आएगा चेंदी, जिसकी राजधानी सुक्तिमती थी। आज का जो दौर है वो बांदा जिला है, जिसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? चेंदी कहा जाता है। और ये क्या थे? महाजनपद। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 8 महाजनपद है सर, ये 8 महाजनपद है। और इन 8 महाजनपद केवल कहां पे थे? उत्तर प्रदेश में ही थे। ठीक, समझ में आ रहा है ना? आ रहा होगा। चलिए कुछ और बातें हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्राचीन गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक, यही ना। आज भारत क्या रिपब्लिक है? देखिए एक बात बताऊं आपको, भारत का क्या नाम है? सब लोग कहते हैं भारत का कहते हैं इंडिया, बिल्कुल सही है। और सब लोग कहते हैं कि भारत, ये भी सही है। लेकिन याद करिएगा हम लोग भारत में जो बोलते हैं वो इंडिया और भारत बोलते हैं, लेकिन भारत का जो नाम है इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय जो मार्केट है, पूरी दुनिया है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आप पासपोर्ट जब बनवाएंगे, पासपोर्ट, उस पासपोर्ट पे लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, याद करिएगा। तो अभी बीच में 2024 में इसी बात पे विवाद भी चल रहा था इंटरनेशनल, क्या नाम है भारत में, कि किसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया का नाम हटाकर रिपब्लिक ऑफ भारत रखा जाएगा। तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हो नहीं पाएगा, है कि नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का क्या नाम है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। चलिए, तो कौन कौन है? तो कपिल वस्तु जानते भी हैं, कपिल लिखा है, कपिल शाक्य है। यही इसी जगह पे आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध के जो गुरु हुआ करते थे, ठीक है ना, वहां पे तो वो उनका स्थान भी है, जिसे अलार कलाम का नाम सुने होंगे। और क्या है? कपिल वन के मोरिया, यहाँ पे जानते मोर अधिक होने के नाते गोरखपुर का क्षेत्र और मोर होने के नाते इसे मोरिया कहता। और याद रखिएगा यहाँ शुरुआत होती मौर्य वंश की। जो आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा होगा, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य इसी जगह से क्या थे? वह निवास करते थे, इसी जगह से वह मौर्य वंश से, और उन्होंने अपनी डायनेस्टिक जो था, जिसे कहते हैं वंश, वह मौर्य वंश की डायनेस्टिक क्या रखते हैं? इसी के नाम पे, राइट। चलिए, और हालांकि एक बात और बता दूं कि हालांकि इनकी माँ का भी नाम था मूरा, और मूरा के नाम पे उन्होंने मौर्य वंश के रखा था। लेकिन जो मूरा और मौर्य जो आता है वह यहाँ से मोर होने के नाते। खैर चलिए, कुशीनगर तो आप जानते हैं, कुशीनारा जो मल था। पावा भी जानते हैं, देखा ना, केश पुत्र के कलाम, ठीक है ना। और क्या है? सुम सुमार के मगन। आज इसके बारे में पूरा डिटेल लेते हैं। कपिल वंश में सिद्धार्थनगर, पीपल मोरिया गोरखपुर में, और कुशीनगर के कुशीनगर, यहाँ पर सालवन वन में महात्मा बुद्ध को क्या मिला था? महापरिनिर्वाण में बता चुका हूं आपको, ध्यान रखिएगा। और पावा के ये माल नहीं है, मल है ना। ठीक, चलिए, हो गया ना। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध को छोड़ के द्वारा, क्या नाम है, देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक है मिस्टर, जो इससे वो थोड़ा सा बुद्ध को क्या था? यहाँ चुंद नाम का व्यक्ति था। क्या नाम था? चुंद। जो चुंद नाम का व्यक्ति था उसने ही क्या दे दिया था? देखिए, शुकर माधव देने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? शुकर माधव, ध्यान रखिएगा, शुकर माधव, ठीक है ना, सेवन कराया गया और यहां से उनकी मृत्यु हो जाती है। केश पुत्र के कलाम कौशल के पश्चिम में था, और अलार कलाम इसी से संबंधित थे। अलार कलाम कौन थे? भगवान बुद्ध के पहले गुरु थे, लेकिन वो भगवान बुद्ध गुरु नहीं मानते थे, क्योंकि उन्हें जो ज्ञान मिला था वह स्वयं मिला था। उन्हें कहा कि मैं इस निर्जन मार्ग पे सीधे अकेले चल पड़ा था। चले, और क्या ना, सुम सुमार के समय, ये विंध्याचल का क्षेत्र है। विंध्याचल आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में, और जो विंध्याचल का जो श्रेणी है, ये आसपास का जो इलाका है वहां का है, आसपास का जो इलाका है वहां का है, ठीक है ना। तो बाय बाय, आज क्लास खत्म, ठीक है ना, फिर मिलेंगे कल। ओके, थैंक यू।